take another scheduling algorithm which is longest job first. Okay, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जो बड़ी है उसे पहले कंप्लीट कर दो, मतलब जो भारी काम है उसे पहले कंप्लीट करो. ओके, तो इसका क्राइटेरिया क्या होने वाला है, आपका बर्स्ट टाइम होने वाला है. ठीक है, और मोड कौन सा होने वाला है, किस मोड पे ऑपरेट करेगा, ये करेगा नॉन प्रिएम्प्टिव मोड पे. अब आपको मोड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम तीन चार राउटिंग मतलब तीन चार शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं ढंग से, और बहुत एग्जाम्पल करे हैं हमने. ओके, और जो भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो थोड़े डिफिकल्ट ले रहे हैं, मतलब वो वाले आने के चांसेस बहुत कम है. लेकिन अगर आपने वो कर लिए तो आप कोई से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है, या फिर बड़ी बड़ी वैल्यूज ले रहा हूँ, क्योंकि उससे हार्ड नहीं आ सकता एग्जाम में. ओके, राइट. तो इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने बाकी एल्गोरिदम को समझा है, ऐसे इसे भी हम इस एल्गोरिदम को भी हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. तो एक ज्ञान चार्ट बना लेते हैं. ठीक है, ज्ञान चार्ट क्या होता है अब आपको पता होना चाहिए. मैं हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूं, हर एग्जाम्पल के अंदर रिपीट कर रहा हूं कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है टाइम स्ट्रीम का रिप्रेजेंटेशन है, जो कि ये बताता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन से प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट किया गया था, या फिर किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सा प्रोसेस सीपीयू के अंदर था, एग्जीक्यूट कर रहा था अपनी इंस्ट्रक्शंस को. ओके, राइट. तो टाइम जीरो पे हमेशा टाइम स्ट्रीम जीरो से स्टार्ट होती है, तो टाइम जीरो पे P1 था. सबसे बड़ा ये क्या, हमारे कंपैरिजन किस चीज पे करना है, बस टाइम पे करना है. तो सबसे बड़ा बस टाइम किसका है, अभी तो इकलौता प्रोसेस है उसी का बस टाइम सबसे बड़ा है, तो उसे ही आप सीपीयू प्रोवाइड करवा देंगे. ओके, तो ये अब नॉन प्रीएम्प्टिव है, जो एक बार अंदर आ गया वो कंप्लीट करके ही बाहर निकलेगा. तो 0 से 2, 0 हो गया, ये कंप्लीट कर गया. अब 2 तक कौन कौन से प्रोसेस अराइव हो गए हैं, P2 और P3. ठीक है, अब इन दोनों में से आपको कंपेयर करना है कि किसका एग्जीक्यूशन टाइम बड़ा है आपका P3 का, तो P3 को आप सीपीयू एलोकेट करवा देंगे. तो 2 से 7 तक, तो 9 तक ये चलेगा. अब टाइम 9 तक कौन कौन से प्रोसेस अराइव हो चुके हैं आपके सिस्टम में, सारे हो चुके हैं, राइट. ठीक है, अभी आपके पास 3 प्रोसेस हैं. सबसे बड़ा एग्जीक्यूशन टाइम किसका है, आपका P5 का है. ठीक है, P5 का, और वो कितना है 8. तो 9 से 8 तक कितना हो गया, 17 हो गया भाई, सॉरी 9 से 8 तक, हाँ 17 हो गया. ठीक है, 17 तक P5 चलेगा. उसके बाद क्या होगा है, अब इन दोनों में से देखिएगा कौन सा सबसे बड़ा है, P2 सबसे बड़ा है, तो P2 को सीपीयू एलोकेट करा दिया जाएगा. कितनी देर तक, 6 यूनिट ऑफ टाइम तक. तो 17 पे मिला था, 23 तक उसके पास रहेगा. ठीक है, उसके बाद किसको मिल जाएगा, P4 को मिल जाएगा. 23 पे मिला है, 27 तक उसके पास रहेगा. ठीक है, तो ये सब क्या है, कंप्लीशन टाइम है इन सबके. ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम आप यहां लिख लीजिए. P1 का कंप्लीशन टाइम है आपका 2, P3 का कंप्लीशन टाइम है आपका 9, P2 का कंप्लीशन टाइम है 23, P4 का कंप्लीशन टाइम है 27, P5 का कंप्लीशन टाइम है 17. ओके, अब आपको टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, ताकि आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकें. तो सिंपली कुछ नहीं करना, बहुत ही बेसिक है. 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 2. टीएटी क्या होता है, अब आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी इतनी बार प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. इतनी बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये रट जाने चाहिए. ओके, टीएटी इक्वल्स टू सीटी माइनस एटी एंड डब्ल्यूटी इक्वल्स टू टीएटी माइनस बीटी. और ये लॉजिकल है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्मूले क्यों हैं, ये लॉजिकल है, तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, ये याद रहनी चाहिए आपको. तो 2 माइनस 0 2, 23 माइनस 1 22, 9 माइनस 2 7, 27 माइनस 3 24, 17 माइनस 4 13. ओके, अब वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बीटी. तो 2 माइनस 2 0, 22 माइनस 6, तो ये आपका हो गया 16. 22 माइनस 6 16. ओके, 7 माइनस 7 0, 24 माइनस 4 20, 13 माइनस 5
वो 13 माइनस 85। ओके, नाउ अब आपको एवरेज निकालना है तो सम कीजिए, डिवाइड बाय काउंट कर दीजिए, सबका सम कीजिए, डिवाइड बाय 5 कर दीजिए दोनों का ही। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। ये आप खुद कीजिए और मैनुअली कीजिए, बिना कैलकुलेटर के कीजिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सके। राइट, टेक अनदर एग्जांपल ऑफ LJF, longest job first. Okay, right, we have given 6 process and its data. Okay, we have to calculate average waiting time and average turnaround time, average TAT and average waiting time. Okay, then for this you have to create a Gantt chart. Okay, now what is Gantt chart? It is a representation of time stream which represent at what point of time which process is allocated to the CPU. Okay, ज्ञान चार्ट क्या होता है? ये टाइम रिप्रेजेंटेशन है जो कि ये बताता है किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सा प्रोसेस सीपीयू के अंदर अवेलेबल था, या किस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करा गया था। राइट, ओके, तो आपको एलजेएफ के मतलब एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। तो सिंपली कुछ नहीं, ये देखिए कौन सा टाइम 0 से टाइम 2 तक क्या था, सीपीयू आइडल कंडीशन में था। ओके, उसके बाद टाइम 2 पे कौन सा अराइव हुआ, P4 अराइव हुआ। अब मोड क्या है, नॉन प्रिएम्प्टिव मोड है, तो जो पहले एक बार आएगा वो कंप्लीट करके एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके निकलेगा। तो टाइम 20 पे P4 टर्मिनेट कर जाएगा। टाइम 20 तक कौन कौन सा प्रोसेस इंट्रोड्यूस हो गए, P6 इंट्रोड्यूस हो गया, P5 इंट्रोड्यूस हो गया और आपका P2 इंट्रोड्यूस हो गया। तो ठीक है, इन सब में से सबसे बड़ा मतलब बस टाइम किसका है, P6 का है। तो P6 को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 27 इसे टाइम चाहिए तो 47 तक P6 यहाँ रहेगा। राइट, ओके, अब 47 तक कौन कौन से हो गए, सारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, तो अब कौन कौन से प्रोसेस है आपके पास, P1 है, P2 है, P3 है और P5 है। सबसे बड़ा बस टाइम किसका है, P3 का है, वो P2 का है, सॉरी P2 आपका सिस्टम में इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। कितना टाइम रिक्वायरमेंट है उसका, 23 टाइम रिक्वायरमेंट है। 47 पे इंट्रोड्यूस करा गया है, 23 उसे दिया जाएगा तो कितना हो गया, 70 हो गया। राइट, ओके, तो P2 को 70 तक सीपीयू एलोकेट करा गया है। उसके बाद अब कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है, P1 अवेलेबल है, P3 अवेलेबल है और P5 अवेलेबल है। सबसे बड़ा बस टाइम किसका है, P1 का सबसे बड़ा बस टाइम है। ओके, तो आप P1 को एलोकेट करवा देंगे सीपीयू को। ठीक है, 70 पे मिला है, 89 तक रहेगा उसके पास। अब यहाँ एक सिनेरियो है, जब दो बस टाइम सेम हो तब क्या करें। सिमिलरली जैसे हमने बाकी केसेस में करा है, टेक द अराइवल टाइम, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। अगर दोनों के पास सेम क्राइटेरिया है तो आप मिनिमम अराइवल टाइम को कंसीडर करेंगे। तो पहले कौन सा आया, P5 आया है। ठीक है, तो 89 पे उसे मिला है, 16 तक उसे चाहिए, तो यहाँ कितना मिल जाएगा आपको, एक इसमें ऐड कर दीजिए, बचा 90 हो गया। उसके बाद 15, तो 105 तक ये आपके किसके पास रहेगा, P5 के पास रहेगा। उसके बाद 105 पे किसे एलोकेट करा दिया जाएगा, P3 को एलोकेट करा दिया जाएगा। P3 के पास कब तक रहेगा, 105 पे मिला है 16, उसे चाहिए तो इसे मिलेगा 121 तक। राइट, ओके, तो अब आपको पता होगा ये सब क्या है, कंप्लीशन टाइम है इन सब के प्रोसेसेस के। ओके, तो यहाँ कंप्लीशन टाइम आप लिख सकते हैं, P4 का कंप्लीशन टाइम है 20, P6 का कंप्लीशन टाइम है 47, P2 का कंप्लीशन टाइम है 70, P1 का कंप्लीशन टाइम है 89, P5 का कंप्लीशन टाइम है 105, P3 का कंप्लीशन टाइम है 121। ओके, अब आपको टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है। टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको CT में से 80 माइनस कर देना है। ओके, CT आपका कितना है, 89 है, 80 कितना है आपका, 24 है। ठीक है, ओके, सिंपल सी कैलकुलेशन है। आपको मैं इसमें बोलूंगा आप कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करें, मैनुअल कैलकुलेशन करें, क्योंकि जितनी आप मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे आपकी स्पीड उतनी ही बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ आ गया आपका कितना, 65 आ गया, 70 माइनस 17। ठीक है, आप मैनुअल कैलकुलेशन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, 53 हो गया यहाँ, 121 माइनस 21, तो यहाँ 100 आ गया, 20 माइनस 2 18, 105 माइनस 19। ठीक है, तो इसे 20 पकड़ लीजिए, इसे 104 पकड़ लीजिए।
तो आपका 84 आ गया ये। ठीक है, ये आपका हो गया 47 - 13, ये आपका हो गया 33। राइट, अब आपको वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम कितना है? 65 है, -19 कर दीजिए। ठीक है, 65 - 19। ओके, यहाँ से ये चला गया, 30 इधर चला गया तो 46। ओके, यहाँ 23 माइनस 53 - 23 30। 100 - 16 84। 18 - 18 0। 84 - 16। ओके, 84 - 16। राइट, 4 इधर चला गया तो अगर ये 20 कर दो 64 हो जाएगा। 64 68। ओके, 33 - 26 27 6। ओके, अब आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, तो सबको ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय काउंट कर दीजिए। इन सबको ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय काउंट कर दीजिए। ये 6 है। राइट, 6 है। ओके, सबका एडिशन कीजिए, डिवाइड बाय काउंट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने कर रखा है, मैं आपको आंसर दे देता हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। 59.33 है, उसके बाद है 39.5। राइट, take another scheduling algorithm which is longest remaining time first. Okay, it is the preemptive version of LJF, longest job first, but there are several variation also. Okay, because of non preemption it works very differently. Okay, please try it once. We are understanding by example, but for the previous understanding you try it once. Okay, right, if you tried this question you learn many things. Right, जैसे अब कौन कौन सी चीजें हैं जो सीख सकते हैं अगर आपने खुद से ट्राई करा है तो। अगर आपने खुद से ट्राई करा है तो आपने गलती करी होगी जरूर कि जरूर, जो जैसे कि हमने एसआरटीएफ में करा होगा कि एक बार सारे सिस्टम प्रोसेस इंट्रोड्यूस हो गए, आपने एक सबसे बड़े को देख के आपने शेड्यूल कर दिया होगा, वो गलत तरीका है। मैं चाहता था कि आप ये गलती करें ताकि आप फाइनल में ये गलती कभी ना करें। ओके, अब हम सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं इस एग्जांपल को। ये मान लीजिए ज्ञान चार्ट गिवन है आपको। ठीक है, ज्ञान चार्ट क्या होता है आपको पता होगा, एक टाइम स्ट्रीम का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ओके, हमेशा टाइम 0 से चलता है, 0 से 1 तक क्या होगा? 0 से 1 तक सीपीयू आइडियल कंडीशन में। ठीक है, 1 पे कौन सा प्रोसेसर अराइव हुआ? P1 अराइव हुआ। 1 से कब तक एग्जीक्यूट करेगा? 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करेगा। जितने भी प्रीएम्प्टिव होते हैं वो 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करते हैं, फिर दोबारा जाके अपने टर्न के लिए वेट करते हैं। ओके, 1 एग्जीक्यूट करा, फिर जाके वहां वेट करेगा, मतलब अपनी टर्न के लिए वेट करेगा। अब टाइम 2 है, अब टाइम 2 पे कौन कौन से प्रोसेस अब अराइव हो चुके हैं सिस्टम के अंदर? कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है? P1 और P2 अवेलेबल है। दोनों में से सबसे बड़ा वो बस टाइम किसका है? P2 का है। ठीक है, P2 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करेगा, फिर वेट करेगा नेक्स्ट के लिए। ठीक है, अब टाइम 3 तक कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है? P1 P2 P3 अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बस टाइम किसका है? P3 का है। ओके, P3 का बस टाइम सबसे बड़ा है, तो ये क्या बोलते हैं 1 और यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करा है। अब टाइम कहां पहुंच चुका है? 4 पे पहुंच चुका है। कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है? सारे प्रोसेस अराइव हो चुके हैं। अब यहां देखने वाली बात है, ठीक है, P4 को मिलेगा क्योंकि P4 का सबसे बड़ा है, 4 से 5 के बीच मिला, 7 हुआ। अब भी सबसे बड़ा किसका है? P4 का है। ठीक है, 5 से 6 के बीच मिला, अब कितना हो गया? 6 हो गया। अब भी किसका सबसे बड़ा है? P4 का बड़ा है। ठीक है, 6 से कितना हो गया? 5 हो गया। ओके, अब देखने वाली बात है, अब क्या हो गया? अब दो प्रोसेस मैच कर गए हैं, P3 और P5 का बस टाइम मैच कर चुका है। ठीक है ना, 5 और 5 हो चुका है। अब दो प्रोसेस का बस टाइम अगर मैच होता है तो हम अराइवल टाइम के अकॉर्डिंगली उसे शेड्यूल करते हैं, मतलब हम अराइवल टाइम को कंसीडर करते हैं फिर। ठीक है, तो कौन सा पहले आया है उसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, तो P3 को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, तो P3 को मिलेगा 5 से 6 के बीच में। इसका टाइम कितना हो जाएगा? 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, अब
टाइम 6 पे ये 4 प्रोसेस अवेलेबल है, सबसे बड़ा किसका है इस टाइम? P4 का है, ठीक है। P4 फिर एक टाइम यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करेगा, अब दोनों का फिर 4 हो गया, फिर क्या होगा? P3 को मिलेगा चांस क्योंकि उसका अराइवल टाइम कम है, ठीक है। इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना हो गया? 3 हो गया। अब किसको मिलेगा? P4 को मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसका बस टाइम, रिमेनिंग बस टाइम सबसे सब में से ज्यादा है, ठीक है। अब कितना हो गया? इसका भी 3 हो गया। अब 3 प्रोसेस का 3 है, P2 का, P3 का, P4 का, राइट। तो अब किसे मिलेगा? जिसका अराइवल टाइम सबसे कम होगा। P2 का अराइवल टाइम सबसे कम है, तो P2 को CPU एलोकेट करा दिया जाएगा। ओके, P2 को CPU मिला 10 तक, P2 का बस टाइम कितना हो गया? 2 बच गया। अब क्या होगा? फिर इन दोनों में कंपैरिजन होगा, किसका अराइवल टाइम कम है? P3 का कम है, तो P3 को एक बार प्रोसेस मिलेगा, मतलब CPU मिलेगा, P3 प्रोसेस को CPU मिलेगा उसका टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए। अब इसका भी 2 हो गया, रिमेनिंग जो टाइम है वो 2 हो गया। उसके बाद अब किसे मिलेगा? P4 को मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा किसका है? P4 का है अभी। तो टाइम 12 तक P4 का 2 हो गया। अब तीनों के 2 हो गए, फिर दोबारा सेम वही होगा, पहले P2 को मिलेगा, फिर P3 को मिलेगा, फिर P4 को मिलेगा, राइट। 13, 14, 15 सबका 1-1 हो चुका होगा। अब क्या होगा? 4 प्रोसेस हैं, सबका टाइम 1 है, तो अराइवल टाइम के अकॉर्डिंगली हम शेड्यूल करेंगे। सबसे छोटा अराइवल टाइम है P1 का, तो पहले P1 को मिला, P1 क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया यहां से, ठीक है। उसके बाद आपको मिला, P2 को मिला, फिर P2 टर्मिनेट कर गया, फिर P3 को मिला, फिर P3 टर्मिनेट कर गया, फिर P4 को मिला, फिर P4 टर्मिनेट कर गया। ओके, तो 16, 17, 18, 19, 19 पे सारे प्रोसेस टर्मिनेट कर गए। अब जैसा कि आपको पता है, जो ये हैं ये आपके सारे कंप्लीशन टाइम है, ओके। तो वो इसमें कंप्लीशन टाइम बहुत ही इजी होते हैं रीड करने के लिए। रीड करना, कैलकुलेट करना नहीं बोल रहा हूँ, रीड करना बोल रहा हूँ। रीड करना इसमें थोड़ा सा इजी होता है, ओके। अब आपको टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है। कंप्लीशन टाइम का आपके पास है, अराइवल टाइम आपको गिवन है, टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो ये हो गया 15, ये हो गया 15, ये हो गया 15, ये हो गया 15, ओके। अब आपको वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे? टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, तो 15 माइनस 2 13, 15 माइनस 4 11, 15 माइनस 6 9, 15 माइनस 7 नहीं 8 है, सॉरी 15 माइनस 8, ओके। 8 दूनी 16 और ये 7 हो गया, ठीक है, राइट। तो अब आपको क्या करना है? एवरेज निकालना है, सम कीजिए डिवाइड बाय काउंट कर दीजिए, सम कीजिए डिवाइड बाय काउंट कर दीजिए, ठीक है। इसका तो वो एवरेज भी 15 ही आएगा, इसका आप कैलकुलेट कीजिए अपने हाथ से, और ये कैलकुलेशन जितनी आप खुद कर सकते हैं कीजिए, बाकी इसका मैं भी कर देता हूँ। एवरेज टर्न अराउंड टाइम है आपका आ गया 15, क्योंकि आप 15 को 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं और फिर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो 15 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ आप 13 प्लस 7 20, 11 प्लस 9 20, तो 40 डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया 10। एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल्स टू 10, राइट, ओके, राइट। Take another example of LRTF, longest remaining time first, okay. In this question we have to calculate average turnaround time, okay. It is previous year gate question, okay. Now you have to create a Gantt chart. Now what is Gantt chart? You already knew it, that it is a time stream representation of a CPU which represent on which point of time which process is allocated to the CPU। मतलब ज्ञान चार्ट टाइम रिप्रेजेंटेशन है CPU के लिए कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन से प्रोसेस को CPU प्रोवाइड किया गया था, ओके। और टाइम स्ट्रीम हमेशा टाइम 0 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ओके।
तो टाइम जीरो पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है? P1 P2 P3 तीनों अवेलेबल हैं। अब क्या करें, हमें क्या देखना है, LRTF देखना है, तो कौन सा सबसे लंबा है उसे पहले वो दे दीजिए। तो P3 बड़ा है, तो अब हम या तो पिछली बार की तरह कर सकते हैं P3 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 P3, लेकिन हमें पता है कि टाइम 4 तक P3 ही बड़ा रहने वाला है। तो 0 से 4 तक P3 को सीपीयू मिलेगा, P3 बढ़ा रहने वाला है। अब टाइम 4 पे क्या होगा, P3 और P2 दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, मतलब बस टाइम कितना है, 4 है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, जब दो बस टाइम गिवन हो तो अराइवल टाइम कंपेयर करें, लेकिन इस केस में अराइवल टाइम ही सिमिलर है, तो क्या करें, तो प्रोसेस आईडी कंपेयर करो, जिसकी प्रोसेस आईडी छोटी है उसे पहले वो सीपीयू एलोकेट करा जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम मानते हैं प्रोसेस आईडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर तो कभी भी सेम नहीं हो सकता, ये तो हमें पता है। हम ये मानते हैं कि प्रोसेस आईडी जो दी जा रही है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी जा रही होती है, तो जिसका नंबर छोटा है उसे पहले गिवन की गई है। ठीक है, तो P2 मतलब अजम्पशन के अकॉर्डिंग P2 को पहले क्रिएट करा गया है, तो P2 को हम पहले देंगे, तो P2 को देंगे, P2 3 मतलब 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करेगा, 3 हो जाएगा। अब फिर कौन सा बड़ा हो जाएगा, टाइम 5 पे तीनों प्रोसेस अवेलेबल है, सबसे बड़ा है P3, तो P3 को मिलेगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम 6 पे दोनों फिर वही केस अराइव हो गया, तो कौन जीतेगा, P2 जीतने वाला है। क्यों, क्योंकि दोनों का सेम है, अराइवल टाइम कंपेयर होगा, सेम है, तो प्रोसेस आईडी कंपेयर करेंगे, P2 विन हो जाएगा, P2 को 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए मिल जाएगा। तो 6 से 7 तक P2 एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो 6 से 7 में इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना बचे, रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम हो जाएगा 2, और P3 का रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम होगा आपका 3। तो अगला टर्न आपको मिलेगा P3 को 7 से 8 के बीच में। ठीक है, ये भी 2 हो गया। अब क्या होगा, तीनों बस टाइम मतलब कॉन्फ्लिक्ट अकर हो गया, तीनों बस टाइम मैच कर गए, तो अराइवल टाइम वो भी तीनों मैच कर गए, तो प्रोसेस आईडी अब P1 को मिलेगा, P1 को मिला, 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करा उसने। ठीक है, फिर P2 को मिलेगा, उसने फिर 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करेगा, फिर P3 को मिलेगा, वो भी 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करेगा। अब क्या होगा, तीनों 1 1 1 हो गए। ठीक है, फिर दोबारा सेम सिमिलर केस चलेगा, P1 को मिलेगा, P2 को मिलेगा, P3 को मिलेगा, 11 12 13 और ये 14। राइट, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या बोलते हैं, बार बार P1 को ही पहले क्यों मिलेगा, क्योंकि बस टाइम अगर सेम है और अराइवल टाइम भी सेम है, तो प्रोसेस आईडी P1 की सबसे छोटी है, तो सबसे पहले उसे ही मिलेगा। P2 P3 में से P2 की छोटी है, इसलिए उसे मिलेगा। ठीक है, अब आप मेरी वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि अब आप आगे क्या करना है आपको। ये इसकी कंप्लीशन टाइम है, कंप्लीशन टाइम यहां से नोट डाउन कर लीजिए। P3 का कंप्लीशन टाइम है आपका 14, P2 का कंप्लीशन टाइम है आपका 13, P1 का कंप्लीशन टाइम है आपका 12, 13 और 12। ओके, अब क्या करना है, हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। यहाँ कंप्लीशन अराइवल टाइम आपका 0 है, तो कंप्लीशन टाइम ही आपका टर्न अराउंड टाइम है। ओके, ठीक है, अब एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, सम करके डिवाइड कर देना 3 से। ये काम मैं आपको दे रहा हूं, ये आप कर लीजिएगा खुद। ठीक है, ये हो गया 29, सॉरी 39 डिवाइड बाय 3, 39 डिवाइड बाय 3, ये हो गया आपका 13। ओके, राइट।